आज के एपिसोड में हम जानेंगे भारत की परंपरागत धूपों के बारे में कुछ रोचक जानकारी। आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और आप देख रहे हैं ओम इंसेंस शो। धूप से जुड़ी हर जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज के इस एपिसोड को आप एक पॉडकास्ट के रूप में ट्रीट करना चाहेंगे। आप इसे कहीं भी बजने दीजिए और आप अपना जो भी काम कर रहे हो वो करते रहिए और हम आपको कंपनी देंगे उसमें। तो आज हम एक चैप्टर फिर पढ़ेंगे धूप अगरबत्ती हवन सामग्री किताब से, जो कि श्री के अग्रवाल जी ने लिखा है। आज का हमारा चैप्टर है शुद्ध सात्विक रचकों से निर्मित धूपें, पेज नंबर 216, चैप्टर 29। परंपरागत धूप बत्तियाँ। वृक्ष कितना ही विशाल क्यों न हो, जड़ों से कट जाने के बाद खड़ा रह ही नहीं सकता। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यही स्थिति है। किसी भी उद्योग या व्यवसाय में वे ही व्यक्ति तीव्रतम गति से आशातीत सफलता प्राप्त करते हैं जो अपने कार्य के मूल स्वरूप को जानते और समझते हैं। नवीनतम फॉर्मूलों तथा निर्माण विधियों का प्रयोग करने के बावजूद वे अपने उत्पादों को परंपरागत वस्तुओं से अधिकतम संभव सीमा तक मिलता जुलता बनाते हैं। यह सत्य है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कुछ उद्योगों में परिवर्तन गुणवत्ता सुधार के लिए किए जाते हैं और उन परिवर्तनों का भरपूर प्रचार भी किया जाता है, परंतु ये नवीन वस्तुएं हैं जिनका ना तो कोई पुराना इतिहास है और ना ही पहले ये वस्तुएं होती थीं। इसके विपरीत सौंदर्य प्रसाधन हो अथवा खान पान की वस्तुएं, इनमें संपूर्ण महत्व ही शुद्धतम रचकों के प्रयोग और परंपरागत तरीके से निर्माण को दिया जाता है। केश काले करने के लिए रसायनों से निर्मित पाउडरों को काली मेहंदी कहा जाता है, तो क्रीमों और पाउडरों के नाम के पहले हर्बल लगाया जाता है। किसी भी परंपरागत रचक का प्रयोग किए बिना तैयार किए गए केश तेलों और दंत मंजनों के नाम के पहले आयुर्वेदिक शब्द धड़ल्ले से चल रहा है। ठीक यही स्थिति आपके इस धूप, अगरबत्ती और हवन सामग्री उद्योग की है। पहले जिन वस्तुओं का प्रयोग करके इन्हें बनाया जाता था, आज उनके प्रयोग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगरबत्तियाँ उसी रूप में बिना कोई सुगंध मिलाए बनाई जाती हैं और बाद में इन पर सुगंधें चढ़ाई जाती हैं। बाइंडर तथा आधार रचक बदल जाने के बावजूद इनके निर्माण में आज भी बांस की उन्हीं तीलियों का उपयोग होता है जिनका सदियों पूर्व होता था। हवन सामग्रियों में चाहे नाम मात्र के लिए ही सही थोड़ी बहुत जड़ी बूटियां डाली जाती हैं, परंतु मूल रूप से ही सुगंधित बनाए जाने के बावजूद आज धूपों के निर्माण में एक भी उस रचक का प्रयोग नहीं होता जिनका पहले होता था। इसके बावजूद इस अध्याय में हम 3 शुद्ध सात्विक धूपों के तथा एक सात्विक रचकों की प्रधानता वाला फॉर्मूला दे रहे हैं। इसके साथ ही रचकों के सामान्य परिचय के साथ निर्माण प्रक्रिया भी दे रहे हैं। इनका एकमात्र कारण यही है कि आप थोड़ी थोड़ी इस प्रकार की धूपें अवश्य बनाकर रख लीजिए और फिर आगामी अध्यायों में संग्रहित मशीनों पर अब प्रयोग किए जाने वाले बाइंडरों और आधार रचकों का प्रयोग करके ऐसी धूपें तैयार करें जो इन शुद्ध सात्विक धूपों से अधिकतम संभव सीमा तक मिलते जुलते रूपों में तैयार हों। धूप निर्माण उद्योग में सफलता का एकमात्र नहीं तो कम से कम सबसे बड़ा राज यही है कि सस्ते से सस्ते रचकों का प्रयोग करके इस प्रकार की धूपें तैयार की जाएं
तो सात्विक रचकों से बनी धूपों से अधिकतम संभव सीमा तक मिलती जुलती हों। आदर्श बाइंडर धूप की जड़ें। अगरबत्तियों के निर्माण में पहले भरपूर सुगंध प्रदायक अगर नामक वृक्ष की लकड़ी के पाउडर का प्रयोग मुख्य आधार रचक के रूप में होता था, तो जिगट पाउडर का प्रयोग बाइंडर के रूप में। धूपों के क्षेत्र में स्थिति विपरीत है। पहले धूप नामक पौधे की सूखी जड़ों को ओखली में कूटते थे। धूप के पौधे की सूखी जड़ों के अंदर से एक काले रंग का तीव्र सुगंध प्रदायक पेस्ट निकलता है। धूप के पौधे की इन जड़ों की लकड़ी हटाई नहीं जाती थी। पेस्ट बाइंडर का और जड़ों की लकड़ी आधार रचक का कार्य करती थी। धूप की जड़ों के कुल भार का 25 से 30% तक अन्य सूखे रचक यह बाइंडर समाहित कर पाते हैं। सूखे रचक के रूप में पहले चंदन के बुरादे अथवा चंदन की लकड़ी को पाउडर रूप में पीसकर मिलाया जाता था। इसके साथ ही विशिष्ट सुगंध के लिए कुछ जड़ी बूटियां तथा मसाले भी बारीक पीसकर इनमें मिलाए जाते थे। विशिष्ट सुगंध के लिए कुछ धूपों में कुल भार का 5 से 10% तक गुग्गल भी मिलाया जाता था। उस समय चंदन का बुरादा और कठोर जड़ी बूटियां तो चक्की पर पीस ली जाती थी और कम मात्रा में प्रयोग किए जाने वाले मसाले और जड़ी बूटियां वैद्यों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले खरल में रगड़कर पाउडर रूप में तैयार करने के बाद धूप की कुटी हुई जड़ों में मिलाए जाते थे। धूप की जड़ों को कूटने और बाद में सभी पीसे हुए रचक मिलाकर धूप का रूप देने के लिए लकड़ी अथवा पत्थर की ओखली का प्रयोग किया जाता था। सैंपल के रूप में आगे वर्णित फॉर्मूलों से धूपें इस ओखली में बनाना ही अधिक अच्छा रहेगा। प्राचीनतम आधारभूत सूत्र। धूपों में तीव्र सुगंधें आज भी नहीं चलती। अगरबत्तियां चंदन अथवा फूलों की तीव्र सुगंधों के बल पर ही बिकती हैं, तो धूपों में जड़ी बूटियों की मंद सुगंधें ही अधिक चलती हैं। प्राचीन काल में इस धूप को सबसे सामान्य और सस्ती धूप माना जाता था। आज भी 2 से 5 रुपए तक बिक्री मूल्य वाली डिब्बियों में इससे भी कम सुगंध प्रदायक धूपें पैक की जाती हैं। आधुनिक फॉर्मूलों से निर्मित जिस धूप में इतनी सुगंध होती है उसे बहुत ही अच्छी धूप मान लिया जाता है। जड़ी बूटियों से निर्मित धूपों के नाम पर आज अधिकतर इस प्रकार की धूपें ही बिक रही हैं। उस समय के दृष्टिकोण से इसमें प्रयोग की गई सभी जड़ी बूटियां सबसे सस्ती थीं और ये आज भी अधिक महंगी नहीं। इनमें से कुछ का प्रयोग आज भी बहुत अच्छी धूपों में होता है। प्राचीन आधारभूत फॉर्मूला शुद्ध रूप से इस प्रकार है। धूप के पौधों की सूखी जड़ें 5 किलोग्राम, लाल चंदन का बुरादा आधा किलोग्राम, नागर मोथा तथा अगर का पाउडर प्रत्येक 200 ग्राम, खस की सीकें तथा कपूर कचरी प्रत्येक 200 ग्राम, बाल छड़ तथा मौलश्री के सूखे फूल प्रत्येक 150 ग्राम, देशी घी अथवा नारियल का तेल 100 ग्राम। गुग्गल धूप अर्थात गुग्गल की सुगंध युक्त धूप। बिरोजा, राल, गुग्गल और लोबान चारों ही पेड़ों के ऐसे गोंद हैं जो अत्यंत तीव्र गति से ज्वलनशील हैं। पेड़ों की मोटी शाखाओं पर ढेलियों के रूप में स्वयं एकत्रित होते रहने के कारण ही ये गोंद कहलाते हैं, जबकि वास्तव में गम अर्थात चिपकाने के काम आने वाले गोंद नहीं बल्कि ज्वलनशील रेजिने हैं। इनमें बिरोजा और राल तो जलते समय तीव्र दुर्गंध प्रदान करते हैं।
यही कारण है कि पहले तो धूपों के निर्माण में इनका प्रयोग नहीं होता था, परंतु अब तो रबर निर्मित बाइंडर के साथ बड़ी मात्रा में इनका प्रयोग होता है और दुर्गंध को दबाने के लिए मिलाई जाती है अत्यंत तीक्ष्ण सुगंधें। वैसे इस तरकीब का प्रयोग तो आप आगामी अध्यायों में वर्णित फॉर्मूलों और विधियों से धूपें तैयार करते समय ही करेंगे। इस फॉर्मूले से धूप बनाते समय तो असली गुग्गल ही मिलाएं। गुग्गल पीसे जाने पर स्वयं भी पेस्ट बन जाता है, अतः इसका प्रयोग करने पर चंदन के बुरादे की मात्रा तो थोड़ी बढ़ाई ही जाएगी, परंतु कपूर की सुगंध प्रदायक कपूर कचरी अथवा लौंग, इलायची अथवा दालचीनी जैसे मसाले इसमें नहीं डाले जाते थे। उस समय भी इस गुग्गल धूप में अत्यंत मंद सुगंध प्रदायक जड़ी बूटियां डाली जाती थीं। इन्हें मिलाने का उद्देश्य सुगंध प्राप्त करना नहीं, मात्र भार बढ़ाना तथा ज्वलनशीलता को तीव्र करना होता था। फॉर्मूला इस प्रकार है: धूप की सूखी जड़ें 4 किलोग्राम, चंदन के बुरादे का पाउडर आधा किलोग्राम, गुग्गल आधा किलोग्राम, गुलाब के सूखे फूल तथा खस की सीकें प्रत्येक 150 ग्राम, बाल छड़, अगर तथा तगर प्रत्येक 50 ग्राम, देसी घी अथवा नारियल का तेल 80 ग्राम। जहाँ तक व्यवहारिकता का प्रश्न है, आप पहले फॉर्मूले से तैयार की गई 1 किलोग्राम धूप में 70-80 ग्राम गुग्गल मिलाकर भी सैंपल के रूप में गुग्गल धूप तैयार कर सकते हैं। यही नहीं, इस फॉर्मूले से धूप तैयार करते समय आप धूप की सूखी जड़ों और गुग्गल के साथ आधा किलोग्राम देवदार का बुरादा और आधा किलोग्राम सूखे पत्ते बारीक पीसकर भी मिलाकर तैयार कर सकते हैं। इस रूप में थोड़ी सी चंदन की कृत्रिम सुगंध भी इसमें मिलानी होगी। परंपरागत सर्वोत्तम शाही धूप। देसी घी के दीपक के समान ही धूप बत्ती जलाना भी हमारे यहाँ पूजा का एक अनिवार्य कर्म रहा है। हजारों वर्षों से हमारे यहाँ धूपों का निर्माण होता रहा है। लगभग 100 वर्ष पूर्व तक हमारे यहाँ धूप की जड़ें, चंदन के बुरादे और जड़ी बूटियां मिलाकर ही धूपें बनाई जाती थी। रबर निर्मित बाइंडर, सामान्य लकड़ियों के पाउडर और रसायनों से निर्मित सुगंधों का प्रयोग तो गत सदी में ही प्रारंभ हुआ है, परंतु प्राचीन काल में अधिकांश धूप तो प्रथम फॉर्मूले के अनुसार बनाई जाती थी और गुग्गल की तीव्र सुगंध प्रदायक धूप मंदिरों में जलाने के लिए। इस फॉर्मूले से तो प्रायः राजमहलों में जलाने के लिए ही धूप बनाई जाती थी। उस समय भी इसे बनाते समय केसर, कस्तूरी, जावित्री और चंदन का असली तेल अनिवार्य रूप से नहीं मिलाए जाते थे। यह पूरा फॉर्मूला तो हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको कुछ आभास हो जाए कि किन किन वस्तुओं का प्रयोग उस समय धूपों के निर्माण में होता था। वैसे आज केसर, कस्तूरी से लेकर लगभग सभी मसालों की रसायनों से निर्मित कृत्रिम सुगंधें सहज उपलब्ध हैं। कृत्रिम सुगंध मिश्रणों का संतुलित प्रयोग करके इससे मिलती जुलती धूपें आसानी से बनाई जा सकती हैं। किसी समय राजमहलों की पहली पसंद रही सर्वश्रेष्ठ धूप का प्राचीन फॉर्मूला इस प्रकार है: धूप की सूखी जड़ें 1 किलोग्राम, गुग्गल 200 ग्राम, अगर लकड़ी का पाउडर 50 ग्राम, चंदन का बुरादा तथा तेज पत्ते प्रत्येक 40 ग्राम, बड़ी इलायची तथा नागरमोथा प्रत्येक 35 ग्राम, बाल छड़, गुलसुर्ख व सुगंध बाला प्रत्येक 20 ग्राम, पापड़ी, कपूर कचरी तथा मौलश्री के फूल प्रत्येक 20 ग्राम, दालचीनी, जायफल व जावित्री प्रत्येक 5 ग्राम, केसर, कस्तूरी तथा चंदन का तेल इच्छानुसार, शुद्ध देसी घी 40 ग्राम। जहाँ तक व्यावहारिकता का प्रश्न है, धूपें तैयार की जाएं अथवा चंदन के कोन्स और सूखी धूप नामक बत्तियां, हवन सामग्री का निर्माण किया जाए अथवा मसाला अगरबत्तियों का,
इन सभी में अब चंदन के बुरादे के स्थान पर सैंडलेक्स नामक चंदन की कृत्रिम सुगंध में प्रीफिक्स्ड देवदार के बुरादे का प्रयोग ही होता है। दालचीनी, जायफल, बड़ी इलायची, लौंग, तेज पत्ते आदि के अलग अलग कृत्रिम सुगंध मिश्रण भी होते हैं। वैसे प्रायः ही गरम मसाले की तीक्ष्ण सुगंध मिलाकर ही काम चला लिया जाता है। इसी प्रकार कस्तूरी के स्थान पर सिविट पेस्ट, केसर के स्थान पर मस्क अम्ब्रेट और गुलाब की सुगंध हेतु यारा यारा पाउडर का प्रयोग अब कोई रहस्य नहीं रहा। इस उद्योग में आपकी संपूर्ण सफलता ही इस बात पर निर्भर करेगी कि आप किस प्रकार लगभग व्यर्थ की वस्तुओं का उपयोग करके धूपों को इस रूप से तैयार करें कि वे शुद्ध सात्विक रचकों से निर्मित परंपरागत धूपों जैसी दृष्टिगोचर हों। इन रहस्यों से पर्दा उठाने की चेष्टा तो आगे 31वें और 32वें अध्यायों में की गई है। उससे पहले आगामी अध्याय में एक दृष्टि इनकी निर्माण प्रक्रिया तथा प्लांट की सेटिंग पर डालते हैं। तो ये था हमारा आज का धूप का पॉडकास्ट, जिसमें हमने चैप्टर 29 पढ़ा जो कि पेज नंबर 216 से 220 तक था। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस एपिसोड से आपको कुछ सीखने को मिला हो और आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी को कुछ सीखने को मिल सकता है इससे, तो आप शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई दुविधा हो, आपको कोई प्रश्न पूछना हो, आपको कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। अब जब तक हम अगली बार मिलें, तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।